स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। सो दोस्तों, ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। वीडियो को एनिमेशन के थ्रू मैंने तीनों ही यात्रियों का इंट्रोडक्शन आप लोगों को उस वीडियो में दे दिया है। आज का ये वीडियो एनिमेशन वीडियो नहीं है, हम PDF के थ्रू ही चीज़ों को समझेंगे, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे को पता है कमेंट करेंगे कि भैया एनिमेशन के थ्रू समझाइए, बट यार देखो टाइम की थोड़ी कमी है मेरे पास, ठीक है ना, टाइम उतना होता नहीं है, तो इस कारण मैं आपको PDF के थ्रू ही आज समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अल बिरूनी के बारे में जान लिया था। ख्वारिज़म से पंजाब भारत कैसे पहुंचा था वो, उसके बारे में हमने समझ लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने उसकी किताब उल हिंद की भी बात कर ली थी। किताब उल हिंद की क्या विशेषता है उसको हमने समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इब्न बतूता के बारे में। देखिए, इब्न बतूता का रिहला, आपको पता है कि इब्न बतूता ने जिस पुस्तक की रचना की है उसका नाम है रिहला, अरबी भाषा में लिखी गई थी। इससे हमें भारतीय समाज के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। आगे हम जब इब्न बतूता की हम बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इब्न बतूता ने क्या किया था। भारत में जो दास व्यवस्था है उसके बारे में इस पुस्तक में बताया था। इसके अलावा भारतीय शहर जिसमें हम दिल्ली की बात करेंगे उसके बारे में भी बहुत ही सुंदर वर्णन इसने किया है। तो देखिए, जो इब्न बतूता है उसका हम जन्म की बात करें तो इसका जन्म मोरक्को में हुआ था। मोरक्को में एक शहर है तंजीर, वहाँ पे हुआ था, और तंजीर के सबसे सम्मानित परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसके माता पिता मतलब उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस थे, क्योंकि शरिया कानून के बारे में उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था। शरिया कानून का, इस्लामी कानून है, और शरिया कानून का उनको अच्छा खासा नॉलेज था। इस कारण वो क्या थे, उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और इब्न बतूता की हम बात करें तो भाई इसका भी एक तरीके से यात्रा में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। यात्रा करना इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब पुस्तकों से अर्जित ज्ञान के बजाय क्या करता था, सही में यात्रा करके उस जगह पे जाकर वहाँ के बारे में जानकारी जुटाना इसको ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए वो लंबी लंबी यात्राएं करता था। अब देखिए, भारत में वैसे वो 1333 में आया था, लेकिन 1333 भारत में आने से पहले उसने क्या किया था, बहुत सारे जगह की यात्रा की थी। जैसे कि सबसे पहले मक्का का तीर्थ यात्रा किया उसने। उसके बाद सीरिया गया, इराक गया, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, इन सभी देशों की यात्रा उसने भारत में आने से पहले कर ली थी। अब देखो, भारत वो आया था कब, 1333 में। कौन से मार्ग के माध्यम से, स्थल मार्ग के माध्यम से, ठीक है। कहाँ पहुँचा, सिंध पहुँचा। सिंध यानी कि अगर आप इस समय का अगर आप पाकिस्तान का भाग देखेंगे ना, तो पाकिस्तान में आपको पता है सिंधु नदी बहती है। तो इधर का जो इलाका है, सिंधु नदी के आसपास का इलाका है, उसको हम सिंध बोलते हैं। तो वहाँ पे पहुँचा वो। उसके बाद उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। अब भैया, ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन है यार? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, और तुगलक वंश के सबसे ज़्यादा फेमस शासक माने जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये। मतलब जो विद्वान है उनको संरक्षण प्रदान करते थे, कला के बहुत ही संरक्षक मतलब माने जाते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने सुना था कि भाई ये बहुत ही फेमस शासक है और मेरे को भी इनके पास जाना चाहिए। तो फिर वो दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। सो मुल्तान और उच्च के रास्ते होते हुए वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। मुल्तान की अगर हम बात करें तो भाई अभी का जो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला इलाका है उसको मुल्तान कहा जाता था, और गुजरात के आसपास के इलाके को उच्च कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। अब दिल्ली पहुँचे तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके इस विद्वता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, उनके ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दिया, काजी बना दिया। काजी यानी कि न्यायाधीश बना दिया, ठीक है। तो न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति कर दी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, गलत फहमी हो गई। किसके बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इब्न बतूता को जेल में बंद करवा दिया, कैद करवा दिया उसको। लेकिन फिर कुछ समय बाद ये गलतफहमी दूर हो गई, और इब्न बतूता के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक का जो भरोसा था वो दोबारा से कायम हुआ। और उसके बाद इसको भेजा गया कहाँ, चीन भेजा गया। मतलब जो मंगोल का जो शासक था उनसे बातचीत करने के लिए एक तरीके से दूत के रूप में, राजदूत के रूप में उनको कहाँ भेजा गया, चाइना भेजा गया। तो चाइना भी गए। तो चाइना की तो यात्रा की उन्होंने, लेकिन इसके अलावा भी, भारत के अलावा भी और दूसरे देशों की यात्रा की। चाइना की यात्रा की। भारत के अलावा अगर हम बात करें तो नीचे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो मालवा तट, ठीक है। मालवा तट की से के माध्यम से मालदीव पहुंच गए हो। मालदीव के अलावा श्रीलंका पहुंच गए।
ठीक है। इन सभी देशों की यात्रा की, श्रीलंका के अलावा सुमात्रा, ये इंडोनेशिया में एक जगह है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहाँ तक की यात्रा कर डाली इन्होंने। इसके अलावा हम चाइना की बात करें, दोबारा से एक बार और चाइना जाते हैं और ब्रिजिंग तक पहुँच जाते हैं। आपको पता है चाइना में सबसे ज़्यादा फेमस शहर है ब्रिजिंग, वहाँ तक पहुँच गए। तो बहुत सारे देशों की यात्रा करने के बाद आखिरकार थक गए, हार गए, और उसके बाद 1347 में उन्होंने वापस घर जाने का फैसला किया और वापस कहाँ चले गए, मोरक्को चले गए। तो ये आपका इब्न बतूता के बारे में था भाई। अब देखो इब्न बतूता जो है वो भारत में यात्रा करते हैं लगभग 14वीं सदी में, है ना, 14वीं सदी में यात्रा किया था। दिल्ली सल्तनत का समय काल था, उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था। तो उस समय जब वो यात्रा कर रहे थे ना, यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था उस समय, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हुआ यात्रा करना था एक तरीके से, क्योंकि यार पैदल यात्रा करना है एक तो भाई, है ना, घोड़े वगैरह कभी मिल गए, ऊँट वगैरह मिल गए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर पैदल ही यात्रा करना होता था। और दूरी की अगर अब हम बात करें, देखिए यहाँ पे दूरी भी उन्होंने बताया है कि मुल्तान से दिल्ली की जो दूरी थी वो कितने दिन में तय की जा सकती थी, 40 दिन में। और सिंध से अगर दिल्ली पहुंचना है तो 50 दिन का समय लगता था। तो इतना ज़्यादा लंबा यात्रा तय करना होता था। नीचे अगर हम दक्षिण में जाए तो भाई दौलताबाद है, ठीक है, दौलताबाद से मान लो कि अगर आपको दिल्ली आना है तो पूरे 40 दिन लग जाएंगे। ग्वालियर से अगर हम दिल्ली की दूरी की बात करें तो 10 दिन में तय किया जा सकता था। तो कहने का मतलब है कि इतनी लंबी यात्राएं उस समय करनी होती थी। अब उस समय भाई बहुत सारी समस्या आ सकती है, जैसे कि मान लो यहाँ बॉक्स में बता रखा है बीमारी, है ना भाई, एक बार क्या हुआ, वो बीमार हो गए थे। तो अगर कोई यात्री बीमार पड़ जाता था ना, तो उस समय उनको कोई उपचार नहीं मिल पाता था और बीमारी के कारण मौत हो जाती थी। इसके अलावा लुटेरे भी तो होते थे ना भाई। लुटेरे क्या करते थे, उनके ऊपर, यात्रियों के ऊपर हमला कर देते थे, उनके सामान को लूट लिया, कभी कभी तो भाई यात्रियों को मार देते थे। वो बताते हैं, मतलब इब्न बतूता बताते हैं कि एक बार उनके कारवा मतलब कि उनके ग्रुप के ऊपर क्या हुआ, कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, ठीक है, जिसमें उनके बहुत सारे साथियों की जान चली गई थी। वो बच गए थे लेकिन उनके बहुत सारे साथियों की जान चली गई थी। तो इस कारण क्या था, 3 कारण आप बता दें कि उस समय यात्रा करना कठिन इसलिए था। एक तो भाई पैदल यात्रा करना होता था, दूसरा बीमारी के समय उपचार नहीं मिल पाता था सही, तीसरा बता दो कि भाई डाकुओं का हमला हो जाता था। तो ये सारे ऐसे कारण थे जिससे कि यात्रा करना बहुत ज़्यादा कठिन था। देखो जिज्ञासाओं का उपभोग, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई, इस टॉपिक में बताने की कोशिश की गई कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। हठीला यानी कि मेहनती कह दो, या जो थकता नहीं है, लगातार जो यात्रा कर सकता है, ठीक है ना। तो इब्न बतूता ने बहुत सारे देशों की लगातार यात्रा की थी। इन सभी कारणों से इनको एक हठीला यात्री कहा जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फ्रांसवा वर्नियर की। देखिए आपको पता है कि फ्रांसवा वर्नियर जो है वो कहाँ से थी, फ्रांस से, है ना। और फ्रांस से यात्रा करने आए थे, कब आए थे, 17वीं सदी में इन्होंने क्या किया था, भारत की यात्रा की थी, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई फ्रांसवा वर्नियर यूरोप के एकमात्र ही यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। इनके अलावा भी बहुत सारे यात्री जो थे वो भारत में यात्रा करने आ चुके थे। यहाँ पे एक नाम बता रखा है दुआर्ते बरबोसा का। इनके बारे में वैसे हम आगे 7वें चैप्टर में ही बात करेंगे। तो इन्होंने यात्रा किया था, इन्होंने भारत के दक्षिणी जो भारत है ना, उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई 1600 के आसपास क्या होता है कि और भी बहुत सारे जो यूरोप के जो देश है, जैसे कि यहाँ पे हम डच लोगों की बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें, फ्रांसीसी लोगों की हम बात करें, तो इन सभी लोगों ने क्या किया, भारत की यात्रा की थी। इसमें से एक बहुत ही फेमस फ्रांस का एक और यात्री है जिसका नाम है जोहरी जो बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ठीक है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये लगभग 6 बार भारत की यात्रा किया था, 6 बार भारत की यात्रा पे आया था, है ना। इसके अलावा मैं आपको एक और इताबली यात्री के नाम के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। एक इताबली यात्री था, तो इताबली यात्री जिसका नाम था मनुकी, इसने लगभग मतलब भारत यात्रा करने आया, एक चिकित्सक के रूप में आया था और भारत इसको इतना पसंद आया कि भारत में ही बस गया, वो वापस गया ही नहीं अपने देश, ठीक है। तो ये सारे यात्री थे जो कि फ्रांसवा वर्नियर से पहले भी भारत की यात्रा कर चुके थे। अब देखिए फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस से आया था, ठीक है, एक चिकित्सक था, एक दार्शनिक था और एक इतिहासकार भी था, मतलब बहुत सारे गुण थे इसके अंदर। और ये और दूसरे लोगों की तरह भारत में क्यों आया था, मुगल साम्राज्य में क्यों आया था, अवसर की तलाश में आया था, काम की तलाश में आया। और ये लगभग 1656 से 1668 तक लगभग 12 वर्ष तक इसने मुगल साम्राज्य, मुगल दरबार से जुड़ा रहा। और शाहजहाँ का एक पुत्र था मतलब, जिसका नाम है दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में इसने क्या किया, काम किया। और उसके बाद एक दानिशमंद नाम का एक अधिकारी था, मुगल अधिकारी, उसके साथ बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भी क्या किया, इसने काम किया था।
तो ये तो हो गया भाई फ्रांसवा वर्नियर के बारे में। अब फ्रांसवा वर्नियर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम आपको पता है, द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिसमें उसने भारत के बारे में बताया था। और इसमें उसने क्या किया है, भारत में जिन चीज़ों का वर्णन किया है ना, उसकी तुलना यूरोप के साथ किया, विशेषकर फ्रांस के साथ भारतीय समाज की तुलना करने की कोशिश की, और हर मामले में भारत को दयनीय दिखाया, दयनीय यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश की भारत को। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक जो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर था उसको लुई 14वें को सौंप दिया था। लुई 14 जो वहाँ का शासक था, फ्रांस का शासक, उसको सौंपा, और कुछ समय बाद उसने क्या किया, इस पुस्तक को प्रकाशित करवा दिया। नीचे हम बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था इसका ये ग्रंथ। जैसे कि वर्नियर का जो ये मतलब पुस्तक था वो 1670 से 71 के दौरान क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। और अगले 5 वर्षों के दौरान इसको अंग्रेज़ी में, डच में, है ना, जर्मनी भाषा में, इतालवी भाषा में, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। अब देखिए, और अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांसीसी भाषा में इसको 8 बार क्या किया गया, पुनः मुद्रित की गई। और अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी में इसको कुल मिला के 3 बार पुनः मुद्रित की गई थी। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यूरोप में इसके ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, और इसमें भारत की सिर्फ बुराई कर रखी है इसने। जैसे कि सती प्रथा, जो भी बुरी प्रथाएँ थी, जैसे कि सती प्रथा के बारे में बता रखा है। भारत के जो शहर है उसको बहुत ही गंदी हवाओं से दूषित वाला शहर, दलदलों से भरा हुआ शहर बता रखा है। तो बहुत सारी बुराइयाँ उसने इस ग्रंथ में भारत के बारे में करी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बस इन सभी यात्रियों की बात की है, यात्रियों के बारे में हम जाना है। इन्होंने भारत के बारे में क्या कुछ बताया है उसके बारे में अभी हमने बात की ही नहीं है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम अल-बिरूनी ने क्या बताया भारत के बारे में, इब्न बतूता ने भारत का वर्णन कैसे किया है, भारतीय शहरों के बारे में, दास व्यवस्था के बारे में क्या बताया है, फ्रांसवा वर्नियर ने किस तरीके से भारत की बुराइयाँ की है, वो सारा कुछ हम आगे जो अभी पार्ट 3 और 4 आएगा उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया एनिमेशन के थ्रू नहीं समझाया, लेकिन यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टाइम की कमी है। ठीक है ना, अगर टाइम मेरे पास होता है तो मैं एनिमेशन वीडियो ही बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को समझा सकूँ। लेकिन यार मजबूरी है, आप लोग भी समझिए और सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले यार। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।